Assalamualaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हुक्ला की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने उसका यूजेस को देखा था। आज वाले लेक्चर में हम डेंसिटी को कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसके जो फार्मूला है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका यूनिट को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ अच्छे से कवर करवाई जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन आमीन आमीन। If you take equal volumes of different substances and weight them by a balance, you will find that each of them has a different mass. स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कहता है कि इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स, कहता है कि अगर हम इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि अगर हम डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट सब्सटेंसेस का इक्वल वॉल्यूम यानी लें, इक्वल मास लें हम उनका, एंड वेट दैम, और इनको वेट करें बाय बैलेंस, एक बैलेंस के ज़रिए, तो हम ये मालूम करेंगे यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दैम हैज़ अ डिफरेंट मास, के हर एक का डिफरेंट मास होता है। यानी पता चला कि जब वॉल्यूम इक्वल होंगे तब मास इक्वल नहीं होगा। कहता है कि हमने इक्वल वॉल्यूम लिया हर एक चीज़ का, फिर हमने उसको वेट किया, तो हम ये मालूम करेंगे कि हर एक का डिफरेंट मास है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो वो बताने की कोशिश कर रहा है वो कहता है कि हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है सब चीज़ों का, यानी जो वॉल्यूम सबका सेम था। मसलन मिसाल के तौर पर इस तरह लगा लें कि एक सेंटीमीटर क्यूब सबका हमने लिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने सबका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। जब हम इन सब को तोलते हैं किसी बैलेंस के ऊपर या हम इनका वेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इनका वज़न है या जो इनका मास है वो इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, बल्कि हर सब्सटेंस का अपना एक डिफरेंट वॉल्यूम है। तो ये क्यों है? पता चला कि ये क्यों है, क्योंकि हर सब्सटेंस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि जो हर सब्सटेंस का जो मास है वो डिफरेंट होगा, जबकि इनका वॉल्यूम सेम होगा। यही वजह है कि जो वुड का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो सिर्फ 0.7 ग्राम तक होता है, जबकि जो आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो कितने बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर होता है। इस मिसाल से हमें पता चलता है कि सिर्फ जो वॉल्यूम है उससे देखने से सब्सटेंस का मास इक्वल नहीं होता, बल्कि हमें मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैटर करती हैं। ये देखिए आगे उसने यही एग्जांपल बताई है कि यही वजह है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का है, यानी लकड़ी का, अगर 1 सेंटीमीटर के हम क्यूब लेंगे तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 0.7। और अगर वही 1 सेंटीमीटर क्यूब हम आयरन का लेंगे, यानी इसका भी इतना ही 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, और आयरन का भी हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। यानी इसका 0.7 ग्राम था और ये 8.0 ग्राम, यानी 8 ग्राम ये हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स के मास के अंदर कितना फ़र्क है, जबकि इनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। सो पता चला कि वो वाले सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम सेम है उनका मास डिफरेंट नहीं होता। उसके अंदर किस चीज़ का जो डिफरेंस आ सकता है, वो आ सकता है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पर उनका डिफरेंस आ सकता है। अब आगे वो वजह बताने जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि तमाम जो मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी उसको हम कह सकते हैं, यानी वुड हो या आयरन हो, दोनों ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो इनके मॉलिक्यूल्स का जो मास है और जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से जो इनका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, लेकिन जो इनका मास है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन साइज एंड मास, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के, जैसा हमने ऊपर देखा कि एक आयरन यानी लकड़ी है और दूसरा वुड, जो लकड़ी लिया हमने और आयरन हमने लिया। यही वजह थी कि जो वुड है और आयरन है उनकी जो वॉल्यूम था वो सेम था, लेकिन उनका मास डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर फ़र्क आ सकता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप, यानी कि उनके साइज एंड मास, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, वो मास के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए उनका जो वॉल्यूम था वो सेम था, लेकिन उनके मास के अंदर डिफरेंस आ रहा था। अब स्टूडेंट्स, जो माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंस किस तरह से आ सकता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बड़े हो सकते हैं। जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये सब्सटेंस है और इसके अंदर ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स जो है छोटे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े हैं। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स का मास ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं और उनका वज़न इतना नहीं होता, इसलिए वो लाइट होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी कि जो आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं। ये देखिए
आप देख सकते हैं क्लोजली पैक हैं, जबकि जो वुड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका इतना वजन नहीं होता, वो लाइट होते हैं और क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बल्कि लूजली पैक हुए होते हैं, इसलिए उनका जो उनका मास होता है वो कम होता है। स्टूडेंट्स आगे चलिए, आगे वो कह रहा है कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज़ आल्सो डिफरेंट। कहता है कि एक तो ये कि इनका जो मास है वो डिफरेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, और एक ये हो सकता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिंग है उसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान यानी गैप या फासला कितना है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला या गैप ज़्यादा होगा तो जो सब्सटेंस होगा वो लाइट होगा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है और इसलिए गैस जो है वो बाकी दोनों चीज़ों की निस्बत लिक्विड और जो सॉलिड है उसकी निस्बत ज़्यादा वज़नी होती है। और अगर सब्सटेंसेस के दरमियान जो गैप है वो कम होगा, यानी जो एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े हुए होंगे, तो उस जो चीज़ का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो स्पेसिंग है वो डायरेक्टली जो डेंसिटी है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एक्चुअली इज द मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। कहता है कि जो हमने इक्वल वॉल्यूम लिया था, जैसे हमने पीछे इनका इक्वल वॉल्यूम लिया था, वुड का भी और आयरन का भी वॉल्यूम सेम था, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल था, लेकिन उनका जो मास है वो कहता है कि डिपेंड कर रहा होता है एक्चुअली इज द मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। यानी जो उनकी जो डेंसिटी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस वॉल्यूम के अंदर। अगर तो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े साइज़ के होंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो एक जितना ही रहना है ना। अगर तो उनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है तो उस वॉल्यूम के अंदर थोड़े मॉलिक्यूल पूरे आएंगे, और अगर उन जो साइज़ जो है वो छोटा है तो उतने ही वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पूरे आ जाएंगे। यानी जो डिपेंड करना है या जो यहाँ पे केस है वो ये है कि जो डेंसिटी डिपेंड करती है इस बात पर कि जो फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है वो मौजूद हैं, और वही उनका टोटल मास होगा। यानी अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और हैवी होंगे तो मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स कम है यानी उनकी तादाद कम है, और जितनी तादाद कम है वैसे ही उनका जो उनका वेट जो है वो भी लाइट है, तो फिर क्या होगा, उनका मास कम होगा, और अगर मास कम होगा तो फिर क्या होगा, डेंसिटी भी कम होगी। यही वजह है कि जो आयरन है वो हैवी लगता है और जो वुड है कंपैरेटिवली वो लाइट लगता है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, नेचुरली कहता है कि कुदरती तौर पर द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर डेंसिटी पैक्ड, कहता है कि वो सब्सटेंस जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ज़्यादा करीब करीब पैक हुए होते हैं, एंड आल्सो विच आर हैवी, और कहता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हुए होते हैं और उनका वजन भी ज़्यादा होता है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, विल वेट मोर देन अदर्स। कहता है कि उसका जो वेट होगा वो दूसरों से ज़्यादा होगा। यानी दो चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, एक मॉलिक्यूल्स का साइज़ और दूसरा मॉलिक्यूल्स की तादाद, दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। जिनमें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी यानी उनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी बड़ा होगा और मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो भी बढ़ेगी, तो वो उस चीज़ का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे उसने डेंसिटी की डेफिनेशन बताई है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहते हैं कि अगर मास और वॉल्यूम की हम रेशो ले लेंगे, हम इनके मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। यानी अगर किसी चीज़ का हमें मास भी मालूम हो और वॉल्यूम भी मालूम हो तो हम आसानी से जो उसकी डेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी हमेशा ये बताती है कि किसी मटीरियल जो कोई मटीरियल है वो कितना कंसनट्रेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी एज इट इज़ बढ़ेगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। तो इसलिए हमने पढ़ा कि जिस चीज़ का मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी, और जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। आगे स्टूडेंट्स उसने जो इसका यूनिट है वो बयान किया हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। यानी मास का यूनिट आ गया किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट था मीटर क्यूब, और जब वो ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। अब स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये एग्ज़ाम में जो फार्मूला भी आ सकता है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना और उसका यूनिट भी आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक वर्ड में ज़्यादातर जो यूनिट्स होते हैं वो हमने पीछे भी पढ़ा कि ऐसा यूनिट्स में ज़्यादातर जो होते हैं वो किलोग्राम मास के लिए यूज़ किया जाता है। किलोग्राम इसलिए इसका यूनिट है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। लेकिन लेबॉर्ट्री में और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जब इस तरह होता है कि कभी हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ जाती है, तो इस लिहाज से जब स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम किलोग्राम की जगह ग्राम को यूज़ करते हैं।
तो इसलिए कहता है कि जो इसके अदर यूनिट्स हो सकते हैं वो ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये था ना, हमने पढ़ा किलोग्राम हम लिख सकते हैं, और किलोग्राम तो बड़ा यूनिट है ना, लेकिन हम इसका छोटा यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या है, ग्राम। ठीक है, तो वो कहता है कि शोज़ द डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस। कहता है कि ये टेबल जो है इसके अंदर आप देख लें, एयर की, पेट्रोल की, वाटर की, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, स्टील, लेड, गोल्ड, ऑस्मियम। कहता है कि ये डेंसिटी है, इनमें से अक्सर पूछी भी जाती है कि एयर की बता दें, वाटर की बता दें या लेड, गोल्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर से, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है एक दफ़ा और याद कर लेनी है। ये पेपर में अक्सर MCQs में पूछ लेता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहे हैं, द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स टेक स्पेशल केयर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड कंसंट्रेटिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे वो जो डेंसिटी की जो इंपॉर्टेंस बता रहा है इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्ट्स में कि किस तरह जो डेंसिटी है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। कहता है कि जो इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, सड़कें बनाते हुए, रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, यानी सड़कें बनाते हुए, ब्रिजेस, पुल बनाते हुए और जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी बनाते हुए, ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग मटीरियल है, बिल्डिंग मटीरियल की डेंसिटी को ख़ास तौर पर उनका टेक स्पेशल केयर, यानी उनका स्पेशल ख्याल करते हैं डेंसिटी का। यानी जब इंजीनियर जो है रोड को या बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है तो हमेशा जो मटेरियल की जो डेंसिटी है उसको चेक करता रहता है। हैवी डेंसिटी मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग ज़्यादा देर तक रखनी हो, उसकी जो फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत रखनी हो, तो उसके लिए हैवी डेंसिटी वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है। जबकि जो कम डेंसिटी मटेरियल जो होता है ना, जो कम लाइट वेट वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके अंदर कम डेंसिटी वाले मटेरियल को यूज़ किया जाता है। यानी अगर तो इमारत या जो हमारी क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है ना, उसको फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फाउंडेशन में हाई डेंसिटी वाले जो मटेरियल है उसको अंदर यूज़ किया जाता है। जबकि बाकी बिल्डिंग में या जो लाइट वेट वाली बिल्डिंग होती है उसके अंदर हमें जो कम डेंसिटी वाला मटीरियल यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जांपल निकाल रहे हैं कि जैसा कि जो स्टील ब्रिजेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि स्टील की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हाई होती है। इसी तरह जो लाइट वेट मटेरियल की इंसुलेशन होती है, लाइट वेट जो डेंसिटी है वो कहाँ पे यूज़ होती है, मटेरियल की इंसुलेशन करते हुए, क्योंकि वहाँ पे लाइट डेंसिटी से भी काम चल जाता है। सो ये जो है कुछ हमें वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है कि जो डेंसिटी है वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस तरह से देख सकते हैं। आगे देखिए लास्ट वाली लाइन, द डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। कहता है कि जो बिल्डिंग मटेरियल की जो डेंसिटी है वो इज़ इसेंशियल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एस्टिमेटिंग, ये अंदाज़ा लगाने के लिए, द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग पिलर्स। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन रखनी होती है किसी भी इमारत की, वहाँ पर हमें बहुत मजबूती वाला मटीरियल चाहिए होता है, और जो पिलर्स हमें खड़े करने पड़ते हैं वो भी उसके अंदर भी मजबूत मटीरियल चाहिए होता है। सो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेंसिटी का ख्याल रखना या डेंसिटी मजबूत होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है जो स्ट्रेंथ के लिए, इसलिए फाउंडेशन के अंदर और पिलर्स के अंदर जो है हाई डेंसिटी वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे उसने हमें एक एग्जांपल दी है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। कहता है कि जो लेंथ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, ब्रीथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है किसी बॉडी की 2 सेंटीमीटर। कहता है कि आयरन ब्लॉक की ये तीनों चीज़ें ये हैं। यहाँ पे ब्रेथ लिखा है उसने, ब्रेथ नहीं आएगा, ब्रीथ आएगा। तो ये तीनों चीज़ें उसने रिस्पेक्टिवली हमें दी हैं। कहता है कि इनकी जो डेंसिटी है उसको फाइंड आउट कीजिए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए लेंथ उसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। और जब हम इसका मास को निकालेंगे, देखिए उसने ऊपर मास भी दिया हुआ है, मास जो है हमारे पास वो है 94 ग्राम। तो ये 94 ग्राम और डेंसिटी, ये तो हमारे पास हो गया गिवन डाटा। अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। डेंसिटी के जब फार्मूला हमने देखा पीछे कि मास और वॉल्यूम है, जब हम इसका फार्मूला पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने मास भी हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है गिवन। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो तीन चीज़ों का सम अप होता है, किसका, लेंथ का, ब्रेड्थ का और थिकनेस का। इन तीनों चीज़ों को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया आपस में, लेंथ को, ब्रेड्थ को और थिकनेस को। ये देखिए यहाँ पे उसने ब्रेड्थ सही लिखा हुआ है, ऊपर उसने ब्रेथ लिखा है, तो ये आप इसको ठीक कर लें कि ब्रेड्थ आएगा। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 12 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। जब हम दोनों चीज़ों को पुट करेंगे, यानी मास को और वॉल्यूम को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7.8 ग्राम फी मीटर क्यूबिक। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है हमने इसको किलोग्राम में लिखना है, सेंटी में नहीं लिखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7800 हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि डेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे उसने हमें बताया हुआ है कि डेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, हम इसको देख लेते हैं।
डेंसिटी की मेजरमेंट किस तरह से ली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम। कहता है कि जो इसकी किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है वो हम सिंपली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास मालूम करके और वॉल्यूम मालूम करके, अगर दोनों चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट हैं या मालूम है, तो हम उसकी जो डेंसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला जो हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे वो बताएगा कि यानी यहाँ पे हमने देखा कि मास और वॉल्यूम को अगर हमें पता हो तो हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे वो बताएगा कि अगर मास हमें मालूम ना हो तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं मास को, और अगर वॉल्यूम मालूम ना हो तो हम किस तरह से वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। भी मालूम ना हो और वॉल्यूम भी मालूम ना हो तो हम किस तरह इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है कि जो मास है, द मास कैन बी इजीली मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस। कहता है कि जो मास है वो हम फिजिकल बैलेंस की मदद से मालूम कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स, मास मालूम करने के लिए हमें कोई भी मुश्किल जो प्रोसीजर है वो नहीं करना। सिंपल हमें क्या करना है, हमने जो वेटिंग मशीन है उसको आपने देखी होगी दुकानों पर या लेबॉर्ट्री के अंदर जो बैलेंस होते हैं किसी भी चीज़ की, जो मास मालूम करने के लिए, जैसे दुकानों पे या मालूम जब हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो वो पहले उसका वेट करके देता है। तो वो क्या होता है असल में, वो फिजिकल बैलेंस होता है। फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, उसको मास मालूम किया जाता है। तो इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, ईजिली किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, ग्राम के अंदर भी निकाल सकते हैं और किलोग्राम, यानी दोनों यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसका वॉल्यूम किस तरह मालूम कर सकते हैं। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड एंड हैज़ अ रेगुलर शेप, इट्स वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन। कहता है कि अगर तो कोई सब्सटेंस सॉलिड है यानी सख्त है और उसकी एक रेगुलर शेप है, तो फिर क्या करते हैं हम उसकी जो उसका वॉल्यूम है वो बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन, यानी उसकी डायमेंशन को हम मेजर करके उसकी जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है और उसकी प्रॉपर शेप है, यानी कोई चीज़ क्यूब में है या कोई चीज़ सिलेंडर में है या कोई चीज़ स्फीयर में है, यानी कोई भी शेप में से हो सकती है, तो उसका वॉल्यूम का जो हम सिंपल फार्मूला हम लगा के यूज़ कर सकते हैं। यानी A3 वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, जैसा कि हम लगा सकते हैं लेंथ, विड्थ और थिकनेस, जैसे कि हमने पीछे देखा। यानी इन तीनों चीज़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा ना जब हमारे पास जो सॉलिड चीज़ है वो एक उसका रेगुलर शेप होगी, यानी इसकी एक प्रॉपर उसका लेंथ होगी, उसकी प्रॉपर एक विड्थ होगी और थिकनेस उसकी प्रॉपर होगी। तो अगर जो हमारे पास कोई भी चीज़ है वो उसकी रेगुलर शेप है, तो इन तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द सब्सटेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। कहता है कि अगर तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो स्फीयर की शक्ल में है, तो उसका डायमीटर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। इट्स डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इसका जो डायमीटर है उसको मालूम कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम इज़ देयर फॉर बाय कैलकुलेटेड, और फिर इसी तरह हम उसका जो वॉल्यूम है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, पहला तरीका उसने वॉल्यूम मालूम करने का बताया कि आप उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लीजिए, यानी लेंथ, विड्थ और थिकनेस को, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो और जो वो वॉल्यूम है वो निकल आएगा। दूसरे तरीके में वो कह रहा है कि अगर सब्सटेंस बहुत ही छोटा है या कोई उसकी जैसा कि लगा लें कि एक मेटल बॉल है, छोटी सी बॉल है एक, तो उसकी जो है हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर को लेना है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया था कि वर्नियर कैलिपर जो है वो किसी चीज़ की जो डायमीटर है उसको मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका अगर हम डायमीटर को मालूम कर लेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब के, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इससे जो हमें बॉल का जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो लैब्स के अंदर चीज़ों के वॉल्यूम को और डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स कहता है कि जब हम मास को भी मालूम कर लेंगे और वॉल्यूम को भी, तो फिर क्या करेंगे। कहता है कि फिर क्या, नोइंग मास एंड वॉल्यूम, कहता है इन दोनों को जानने के बाद द डेंसिटी कैन बी फाउंड आउट। कहता है कि फिर हम डेंसिटी को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ द सॉलिड हैज़ नॉट ज्योमेट्रिकल शेप, कहता है कि अगर ये तो हमने देखा कि अगर उसकी रेगुलर शेप होगी तो फिर ये प्रोसीजर होगा। कहता है कि अगर उसकी कोई भी शेप ना होगी फिर क्या होगी, इट्स वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। फिर कहता है कि इसको फॉलोइंग एक्टिविटी को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया जा सकता है। ये एक्टिविटी आपने खुद रीड आउट करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस एक्टिविटी से क्या समझ आया। अगर तो ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आ गई तो वेल डन, अगर ना समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर मैं आपको ये एक्टिविटी जो है रीड आउट करके, ये आपका एक होमवर्क है, आपने करना है और कमेंट सेक्शन में बताया है कि आया आपको ये एक्टिविटी समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम इस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यहाँ तक के टॉपिक जिसमें हमने डेंसिटी को देखा, उसके फार्मूले को और उसके यूनिट को देखा और एक एग्जाम्पल को सॉल्व आउट किया। उसके बाद हमने देखा कि डेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा होगा प्रेशर के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।